तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ झारखंड बोर्ड क्लास 12th एमसीक्यू मैथमेटिक्स का जो आपका 35 यानी 40 क्वेश्चन आने वाला है एमसीक्यू, उसका मैं आपको बताऊंगा डिटेल सोल्यूशन। तो एंड तक बने रहो और एक एक क्वेश्चन को क्या करना है, आपको अपनी कॉपी में आंसर लिखते चले जाना है। ठीक है, उसका सोल्यूशन आपको लिखते चले जाना है। ठीक है, तभी बात आपको यहाँ पर समझ आएगी। तो सबसे पहले क्या करो, पेन पेपर लेके बैठ जाओ और आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में आप चैनल को चाहो तो सब्सक्राइब कर देना, अगर अच्छा लगे तब। ठीक है, ये कॉमन इंस्ट्रक्शंस की बात करो सबसे पहले। तो ये आपका कॉमन इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो यहाँ पर आपका जो है टोटल 40 क्वेश्चन दिया जाएगा और हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग, अगर आपको क्वेश्चन को गलत करते हो तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग अलाउड नहीं है। यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। बात दे थोड़ा सा ध्यान देना कि यहाँ पर जो कॉमन इंस्ट्रक्शंस लिखा है वो थोड़ा सा बात को ध्यान दे दो कि आपको जो ओएमआर सीट मिलेगी उसमें सिर्फ ब्लू या ब्लैक पेन है ना, ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट से ही भरना है। पेंसिल अलाउड नहीं है, पेंसिल का यूज मत कीजिएगा कोई गलती से, है ना। पेंसिल का प्रयोग वर्जित है, पेंसिल का यूज आपको नहीं करना है। ठीक है, चलो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर। आज करते हैं पहला। कह रहा है हमें एक गिवन हमें ए। ठीक है, ए हमें सेट गिवन है जिसकी में जो एलिमेंट्स कौन कौन है वो है 2 है, 4 है, 6 और 8 है। ये उसके अवयव गिवन है। तो कह रहा है बताओ, आर एक लेसन डिफाइंड कर रहा है, वो इस टाइप से डिफाइंड होता है ए पर कि जो लेसन क्या गिवन है 2 4 4 2 4 6 और 6 4। तो कह रहा है बताओ ये किस टाइप का लेसन होगा, है ना। रिफ्लेक्सिव होगा, समतुल्य होगा, सिमेट्रिक सममित होगा, ट्रांजिटिव संक्रामक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो थोड़ा ध्यान, तो यहाँ पर हमें जो गिवन है वो कौन सा गिवन है, हमें गिवन है 2 4। ठीक है, 2 4 गिवन है लेसन में। और क्या गिवन है लेसन में, हमें लेसन गिवन है कॉमा 4 2 गिवन है। ठीक, और कौन कौन में हमें गिवन है 4 6 और क्या गिवन है 6 4। तो देखो क्या होता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के समतुल्य क्या बोलते हैं कि अगर ए कॉमा ए मिल जाए यानी सेम सेम एलिमेंट मिल जाए तो बोलेंगे रिफ्लेक्सिव है। ऐसा तो यहाँ पर है नहीं, तो रिफ्लेक्सिव होगा नहीं, इसको हम रिफ्लेक्सिव बोलते हैं ना। तो रिफ्लेक्सिव तो ये होगा नहीं। अगर ए कॉमा बी है, तो अगर बी कॉमा ए बी है, अगर ये सा एलिमेंट अगर मिल जाए सबका तो बोलेंगे वो सिमेट्रिक होगा, है ना। तब बोलते हैं वो सिमेट्रिक होगा। देखते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं। तो यहां पर चेक करो तो सिमेट्रिक है कि नहीं, देखते हैं यहां पर कि 2 4 है तो 4 का 2 भी है। ठीक, 4 6 है तो 6 4 भी है, मतलब ये सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, यहां से ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका करेक्ट बी, यानी वो सिमेट्रिक हो जाएगा, वो सम्मित हो जाएगा। ठीक है, थर्ड बात करते हैं कि ट्रांजिटिव क्या होता है। तो ट्रांजिटिव क्या होता है कि अगर ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी है तो हमें ए कॉमा सी भी मिलना चाहिए ना। दैट मीन्स कि हमें ए कॉमा सी भी मिलना चाहिए, तब इसे बोलते हैं हम लोग ट्रांजिटिव, जिसको हम लोग बोलते हैं संक्रामक बोलते हैं। तो ऐसा तो कोई टर्म है नहीं दिखने रहा में कि ए बी हो बी सी हो और फिर तो ए और सी का ही मिल रहा हो। जैसे 2 4 है फिर 4 2 है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो कुछ और की अगर बात करो, जैसे 4 6 है 6 4 है। ठीक है, लेकिन 4 4 नहीं है तो ट्रांजिटिव ही नहीं होगा, यानी ना कि वो ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही वो ट्रांजिटिव है। क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो यहाँ पे हमें सेट गिवन है ए बी सी। करेक्ट में लेसन कैसे डिफाइंड है, ए बी ए सी एंड बी सी। तो बोला ये किस टाइप का रिलेशनशिप होगा। तो फिर देखते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, देख करते हैं। ए तो है लेकिन यहाँ ए बी है लेकिन बी भी नहीं है, दैट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, पहला बात तो ये कट गया, रिफ्लेक्सिव है नहीं। सिमेट्रिक है कि नहीं, तो देखते हैं। ए का बी तो है लेकिन बी का ए नहीं है, दैट मीन्स ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। चेक करते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए देखो क्या गिवन है कि यहां से अगर थोड़ा ध्यान दो तो अगर हमें गिवन है ए का बी, ठीक है, और बी का सी। तो ए का सी क्या यहां पर गिवन है, तो हाँ ए का सी यहां पर गिवन है, दैट मीन्स कि ये क्या होगा आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। यानी कि स्टेपलेशन हो जाएगा, ये आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहां से हो जाएगा करेक्ट। दैट मीन्स हो जाएगा ये संक्रामक। बात समझ आ गई, थोड़ी अच्छे से ध्यान से देखिए समझना ना, ताकि आपको पहले पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं समझाता हूं बड़ा एग्जाम्पल्स लेकर, है ना। कैसे एग्जाम्पल लेकर आप समझते हैं। कह रहा है हमें एक फंक्शन डिफाइन करना है एन टू एन। एन टू एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर में डिफाइन करना, सच दैट एफ एक्स कितना होगा की वैल्यू 2x इक्वल है। तो मैं ऐसे बनाता हूँ, है ना, मैं बनाता हूँ दो फंक्शन बनाता हूँ ऐसे, इसको बोलते हैं मैपिंग करते हैं। कैसे, इधर हम लिखते हैं x की वैल्यू और यहाँ पे लिखेंगे उससे करस्पॉन्डिंग एफ एक्स की वैल्यू जो कि 2x के इक्वल है। क्या नंबर कैसा होना चाहिए, जो x भी होगा नेचुरल नंबर और जो एफ एक्स होगा वो भी होना चाहिए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट करता होता है 1 से, तो 1 2 3 4 5 6 लिख लेते हैं। यहाँ भी स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6,
आगे और भी नंबर होंगे, मैं सारे नंबर को लिख नहीं रहा हूँ। कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि एफ एक्स क्या होगा, जस्ट 2 टाइम्स ऑफ एक्स होना चाहिए, है ना। एफ एक्स क्या होगा, वो 2 टाइम्स ऑफ एक्स होना चाहिए। यानी एक्स अगर 1 है तो एफ एक्स कितना होगा उसका, जस्ट 2 टाइम्स डबल। एक्स अगर 2 है तो उसका डबल कितना हो जाएगा, 4। एक्स अगर 3 है तो उसका डबल कितना हो जाएगा, 6। यानी हर एलिमेंट का मुझे कोई ना कोई यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। एक्स का हर हर वैल्यू के लिए मुझे उसका एक करस्पॉन्डिंग एफ एक्स वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या होता है, दैट मीन्स ये 1 1 है, मतलब कि ये बोलेंगे ये 1 1 है, क्योंकि हर एक का एक एलिमेंट मिलना चाहिए। ठीक, क्या ये ऑन टू है कि नहीं देखते हैं। क्या दो वैल्यू, दो एक्स के लिए एक वैल्यू मिल रही है, क्या 1 और 2 की सेम वैल्यू आ रही है, नहीं। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक्स की दो वैल्यू के लिए सेम एफ एक्स की वैल्यू आ जाए। जैसे 1 और 2, क्या इन दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, 2 3 की वैल्यू डिफरेंट है, 2 और 4 देखोगे तो इसकी वैल्यू डिफरेंट है, सेम तो नहीं आ रहा है, तो बोलेंगे ये ऑन टू नहीं है। अगर सेम आता तो बोलते हैं वो ऑन टू है। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा ओनली 1 1 होगा बट नॉट ऑन टू होगा। ठीक, आते क्वेश्चन पर हम 4 की तरफ। 4 में कह रहा है ऐसा ही है ना, हमें एक फंक्शन डिफाइंड कैसे, आर से आर में, यानी रियल नंबर से रियल नंबर में। और फंक्शन में क्या डिफाइंड है, एफ एक्स की वैल्यू मॉड एक्स गिवन है। तो यानी ये हो गया हमारा एक्स, और ये हो जाएगा एफ एक्स की वैल्यू है वो मॉड एक्स के इक्वल है। ठीक, अब मॉड एक्स क्या होता है, मॉड एक्स क्या करता है, अगर आप ये हर चीज को पॉजिटिव बना देता है ना। जैसे एग्जाम्पल समझ लो कि अगर -1 की वैल्यू 1 होती है, -2 की वैल्यू क्या कर देगा, वो बना देगा उसको पॉजिटिव, इसे बोलते हैं मॉड फंक्शन। तो देखो -2 का क्या बन जाएगा, -2 का बन जाएगा वो 2। ठीक, 1 का क्या बन जाएगा, 1 का बन जाएगा 1। ठीक, 0 का 0 रहेगा ही, ये तो हमें फिक्स रहेगा। अच्छा, 1 का क्या बन जाएगा, 1 का भी बन जाएगा 1। ठीक, 2 का क्या बन जाएगा, 2 का बन जाएगा 2। तो थोड़ा ध्यान दोगे अगर यहां से एक बातों को, तो आपको नजर आएगा कि -2 और 2 दोनों किस पे मैपिंग कर रहे हैं, 2 पे। वैसे ही -1 और 1 का मैपिंग क्या हो रहा है, 1 पे। यानी एक एक का, है ना, सब एक एक पे नहीं आ रहे हैं। मतलब देखो 2 -2 -1 0 1 2 3 इनका सबका एक यूनिक, यानी उसका एक यूनिक मैपिंग तो नहीं मिल रहा मुझे। जैसे मुझे -2 और 2 का क्या मिल जा रहा है, 2 पर। ठीक है, यूनिक तो नहीं है, मतलब ये वर्बन तो नहीं रहा। ठीक है, ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू क्या होता है कि हमें यहाँ पर जितने एलिमेंट है ना, जैसे यहाँ लिखा -2 और 1, क्या इसका मैपिंग यहाँ कहीं हमें मिला है एक्स में, नहीं, ये हमें कहीं नहीं मिला, मतलब ये ऑन टू भी नहीं है। तो नहीं, तो ये फंक्शन ना ही 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है, यानी ऑप्शन हो जाएगा वो 1। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ना यह अकैक है ना यह आच्छादक है। आते क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन 5 में कह रहा है कि हमें एफ एक्स की वैल्यू गिवन है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स एक्स। तो हमें ये एफ एक्स गिवन है। ठीक है, क्या करते हैं, फिर मैंने वाई एज्यूम कर लिया, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x + 7। यहाँ से हम वाई की वैल्यू, पहले हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा y - 7, दिस इंप्लाइज x की वैल्यू हो जाएगी y - 7/2। अब इसी का इन्वर्स कर लोगे ना, इन्वर्स करने पर क्या बन जाएगा, ये f इन्वर्स x हो जाएगा। और देखो कैसे, हमें पता है कि y की वैल्यू कितनी होती है, एफ एक्स मैंने अभी एज्यूम किया है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इनवर्स y। ठीक, तो जैसे यहाँ इन्वर्स करोगे तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर y आया था तो y की जगह क्या लिख लोगे, x। और एफ इनवर्स y कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी एफ इनवर्स y। यानी सिंपली क्या करना है आपको, y की जगह x पुट कर देना है। ठीक है, तो एफ इनवर्स x के लिए कितनी हो जाएगी, एफ इनवर्स x की वैल्यू हो जाएगी x - 7/2। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। ना कुछ नहीं करना है, सिंपल से पहले आप जो हमें इक्वेशन की पेन होगा, पहले आप x निकाल देना, है ना। x निकालने के बाद जहां पर x रहेगा उसको आप लोग एफ इनवर्स एक्स, और जो y रहेगा उसको आप x लिख लो, यही बन जाएगा हमारा एफ इनवर्स x की वैल्यू। ठीक है, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि cos इनवर्स √3/2 प्लस cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होगी। तो हमें क्या करता है, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि cos जो की वैल्यू वो कहाँ से काय लाई करती है। तो cos इनवर्स, है ना, cos इनवर्स x का जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ लाई करता है, वो 0 से लेकर पाई एंगल के बीच लाई करता है। तो पुट कर देते हैं सारी वैल्यू को, देखते हैं। तो cos मतलब 3/2, cos 3/2 ना, √3/2 किसकी वैल्यू होती है, वो होती है π/3 की, यानी π/6 की, यानी ये 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो cos इनवर्स इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी π/6 मतलब 30 डिग्री, प्लस cos इनवर्स 1/2 कितना होता है, ये होता है 60 डिग्री, और इसको लिखते हैं हम लोग π/3। क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। तो दोनों को ऐड करो, कितना ऐड करने पर हो जाएगा, ये आपका π/6 प्लस 2π/6 ऐड कर दो तो हो जाएगा 3π/6
डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स में आंसर आ जाएगा π/2। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ से होगा करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी, π/2। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 7 की। कह रहा है साइन tan इनवर्स -√3 प्लस कॉस इनवर्स -√3/2 किसके बराबर होगा। अब क्या करना है कि आपको सबसे पहले यहाँ पर पूरा फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ मैंने फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूला को आप याद कर ले, कॉपी में लिख ले, है ना, तभी हम इसको यूज करेंगे ये करके। तो हमें ध्यान दो, हमें कहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक हमें tan इनवर्स, ये वैल्यू गिवन है, दैट मीन्स हमें tan इनवर्स -x, इसका फॉर्मूला क्या होता है -tan इनवर्स x। दूसरा में क्या गिवन है, cos इनवर्स -√3/2, यानी हमें फॉर्मूला ये यूज करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos इनवर्स -x का फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। हम क्या करेंगे, हम यही दो वैल्यू को पुट करके यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या करते हैं, मैंने लिख लिया, तो ये मैंने लिख दिया सबसे पहले। तो tan इनवर्स -√3 कितना हो जाएगा, -tan इनवर्स 3 प्लस cos इनवर्स -√3/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स 3/2। ठीक, अब tan इनवर्स π/3 की वैल्यू कितनी होती है, tan इनवर्स √3 की वैल्यू होती है π/3, तो साइन लिख लिया माइनस साइन, प्लस ये हो जाएगा पाई, और cos इनवर्स √3/2 की वैल्यू होती है π/6। सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, है ना, इसको सॉल्व करना, ये वैल्यू हो जाती है 5π/6। ठीक, अब क्या क्या मैंने रखा है, यहाँ पर दोनों करके सॉल्व किया तो हो जाएगा -2 पाई प्लस 5π/6, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3π/6, 3 से ये 2 टाइम में कैंसिल, कितना हो जाएगा sin π/2, और sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो करना क्या है कि आपको ये फॉर्मूला एकदम अच्छे तरीके से पहले याद होना चाहिए। ठीक है, सारा फॉर्मूला याद होना, इसी पे से आपका न्यूमेरिकल्स एक तो प्योर है, एमसीक्यू हर बार आएगा, और आगे कोई अगर मॉडल पेपर आता है तो उसमें भी क्वेश्चन यहीं से रहने वाला है। ठीक है, तो फॉर्मूला को देख के बस मैंने वहां पर वैल्यू पुट किया हुआ है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। कह रहा है 1/2 cos इनवर्स 1 - x डिवाइड बाई 1 प्लस x की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, करना क्या है यहाँ पर, सबसे पहले तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट सपोज कि ये जो वैल्यू है वो थीटा है, यानी ये थीटा की वैल्यू गिवन है 1/2 cos इनवर्स 1 - x डिवाइड बाई 1 प्लस x। ठीक, तो यहां तक दुक्का सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स 1 - x डिवाइड बाई 1 प्लस x। तो यहां से लिख सकते हो cos 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 - x डिवाइड बाई 1 प्लस x। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा 1 प्लस x इंटू कॉस 2 थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 - x के, यानी यहाँ से लिख सकते हो cos 2 थीटा प्लस x इंटू कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 - x। हमें क्या करना है, हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। हम पहले यहाँ से निकालते हैं, हम अलग अलग कर लेते हैं, चीज़ों को सेपरेट कर लेते हैं। तो सेपरेट कैसे करेंगे, तो 1 को क्या करते हैं, इस -x को इधर भेज देते हैं, और cos 2 थीटा को हम भेज देते हैं राइट में। कितना होगा, तो यहाँ पर हम पुट करते हैं तो ये हो जाएगा x cos 2 थीटा प्लस x इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा। यहाँ से x कॉमन ले लेना, है ना, तो x कॉमन ले तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा, और x की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस cos 2 थीटा। देखो इस क्वेश्चन का एक और भी तरीका करने का है, लेकिन मैं आपको दूसरा मेथड बता रहा हूँ ना, आपको पहला मेथड जिसको आता हो, आप एक और थोड़ा शॉर्ट मेथड होता है उससे भी कर सकते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइड हो जाएगा ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल, ये x आ गया, तो यानी ये हो जाएगा x की वैल्यू हो गई tan स्क्वायर थीटा। दिस इंप्लाई लिख सकते हो कि tan थीटा की जो वैल्यू होगी वो रूट x की इक्वल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज थीटा की वैल्यू होगी वो tan इनवर्स रूट x आ जाएगा। और हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें ये थीटा तो फाइंड करना था, जिसको हमें ये जिसका मैंने लिखा था 1/2 cos इनवर्स 1 - x डिवाइड बाई 1 प्लस x, ये तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। और ये वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपकी, ये थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, tan इनवर्स रूट x के इक्वल। तो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी। तो बात हो गया क्वेश्चन नंबर 8। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, है ना, हमें इसे सॉल्व करना है। अब देखो ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का
चैप्टर का ये क्वेश्चन है। तो ये सिंपल सिंपल एक फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। तो फॉर्मुला आपको याद होना चाहिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मुला क्या होता है। तो हमें पता है फॉर्मुला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मुला होता है tan इनवर्स a प्लस b डिवाइड बाई 1 माइनस a इंटू बी, है ना। या फिर ऐसा लिख सकते हो इसको आप चाहो तो, फॉर्मुला चाहे तो आप यहाँ साइड में लिख लेना कि अगर आपको गिवन हो कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, है ना, इसकी फॉर्मुला क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मुला याद है होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि tan इनवर्स होता है x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मुला। फॉर्मुला याद रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, है ना। बस बिल्कुल करके मैंने क्या किया, बस यहाँ पर सारी की वैल्यू पुट की है, एक्स की जगह 1/4, वाई की जगह 2/9 रख के मैंने यहाँ पर फॉर्मुला में पुट किया और सबको सॉल्व किया। सॉल्व करने पर क्या आता हमारा, इस पूरे वैल्यू को सॉल्व करना, तो ये पूरा वैल्यू सॉल्व करने पर आएगा tan इनवर्स 1/2। यहाँ से आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर, और करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैथमेटिक्स के लिए स्पेशली आपको पेन पेपर लेके बैठना है और खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन है हमारा मैट्रिसेस का, हमें दो मैट्रिसेस को ऐड करना है और हमें क्या करना है, हमें वैल्यू बतानी किसकी, एक्स और वाई की। ठीक है, तो हमें यहाँ पर हमें एक मैट्रिसेस गिवन है। तो देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं मैट्रिसेस को, कि दो मैट्रिसेस का सम, है ना, अगर दो मैट्रिसेस अगर इक्वल होंगे, है ना, जब उसके ईच करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हो। जैसे यहां पर क्या होना चाहिए, जैसे यहां पर 2 इंटू एक्स, है ना, इसको हम 3 में ऐड कर दे तो ये 7 के इक्वल होना चाहिए, तो यहां से हमारा x निकल जाएगा। सिमिलरली y माइनस 3 को हम 2 से ऐड कर ले तो ये 14 के इक्वल हो जाना चाहिए। बस यही काम करना है, हम दोनों को सॉल्व करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने क्या, ये हमने लिख दिया इक्वेशन यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं इक्वेशन हम क्या करेंगे यहाँ पर, फिर से वही काम जो मैंने आपको भी बताया है क्या करना है। तो मैंने यहाँ पर क्या, 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2x हो गया, फिर 2 इंटू 5 10 हो गया, 2 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया 14 हो गया, और 2 को हमने y माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2y माइनस 6 हो गया। ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी। अब क्या करना होगा कि 2x प्लस 3 की वैल्यू 7 के इक्वल होनी चाहिए, और 2y माइनस 6 प्लस 2 की वैल्यू 14 के इक्वल होनी चाहिए। रख के सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या किया, 2y प्लस 3 इक्वल टू 7, दिस इंप्लाई 2y इक्वल टू 4 हो जाएगा, और एक्सिल कितनी आ जाएगी, यहां से 2 आ जाएगी। सिमिलरली 2y माइनस 6 प्लस 2 करोगे तो ये 14 के इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स यहां से 2y की वैल्यू 18 के इक्वल हो जाएगी, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से 9। इस पर आप लोग बोल सकते हैं कि जो वैल्यू आएगी एक्स और y की कितनी हो जाएगी, 2,9, है ना, कितनी वैल्यू होगी 2,9, और करेक्ट आंसर होगा, देखो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 लिखा है, 2,9 हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि हमें दो मैट्रिसेस गिवन है ए एंड बी, तो कह रहा है इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, यानी ए इंटू बी की वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो हमें ए इंटू बी निकालना है, तो फॉर्मुला सबको पता है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ध्यान देना थोड़ा सा यहाँ पर आपको थोड़ी सी चूक करोगे तो गलत हो सकता है, क्योंकि आपको ऑर्डर पता होना चाहिए कि जब हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिसेस बनेगा उसमें कितने रो कितने कॉलम होंगे, मतलब उनका ऑर्डर क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए अच्छे तरीके से। तो यह क्या क्या मैंने, देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया कि पहले लिखा मैंने ए मैट्रिक्स लिखा, इसका 2 इंटू 2 है। फिर मैंने दूसरा मैट्रिक्स लिखा 4 माइनस 1, ये हमारा मैट्रिक्स 2 है। कहते हैं यहाँ पर जो मैट्रिसेस होगा ना, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इनका जो ऑर्डर होगा वो किसके इक्वल होगा, तो ये जो ऑर्डर आता है वो आपका 2 और 1, है ना, 2 क्रॉस 1 का मैट्रिसेस बनना चाहिए, यानी इसमें 2 कॉलम होंगे और एक रो होना चाहिए। ठीक है, फिर मैंने क्या कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले को 1 इंटू 4 किया, ये आ गया, फिर 3 इंटू माइनस 1 किया, है ना, फिर ऐड कर लिया। उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद हम करते हैं यहां से फिर 2 को फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू माइनस 1 यहां पर रखा। क्या क्या इसको सॉल्व किया, 1 इंटू 4 4 हो गया, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 हो गया यहां से, फिर 2 इंटू 4 8 हो गया यहाँ से, और प्लस 1 इंटू माइनस 1 कितना होता है माइनस 1, 4 माइनस 3 हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 8 माइनस 1 आपका 7 हो जाएगा, तो 1/7 होगा, और यहाँ पे आंसर होगा 1/7। अब देखो ध्यान से देना, मैंने जो बात कही थी वो चीज यहाँ पर फुलफिल है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर 2 और रो है और 1 कॉलम है, मैंने कहा था कि 2 रो और 1 कॉलम होना भी चाहिए। तो करेक्ट आंसर देना ध्यान से कि ए होना चाहिए ना, गलती से आप डी मत कर देना किसी ने। ठीक है, चलो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि हमें एक मैट्रिसेस गिवन है ए, तो कह रहा है फाउंड एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है। ठीक है, तो देखो किसी भी मैट्रिसेस का बता दूं कि जो एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हो, है ना, वो क्या होता है, वो होता है कि उस मैट्रिक्स का पहले को फैक्टर निकाल लो, है ना, उस मैट्रिसेस यानी ए का को फैक्टर निकाल लो और फिर उसका ट्रांसपोज कर लो, है ना, ये है इसका फॉर्मूला।
ठीक है, हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने भी बताया फॉर्मूला क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला होगा कोफैक्टर ऑफ ए का फिर निकालो ट्रांसपोज। ठीक है, कोफैक्टर्स निकालते कैसे, तो देखो पहले देखो यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स लिखा है, ध्यान देना यहाँ पर, है ना, इस मैट्रिक्स को ध्यान दो। पहले ए के देखो क्रॉस में कौन नीचे 4, तो यहाँ लिख लोगे पहले 4। अच्छा, ए जो मैंने जो पहला एलिमेंट था इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, वन वन ऐड होकर हो जाएगा 2। तो यहाँ लिखेंगे -1 to the power 2, है ना। ये ऊपर 2 जो पावर लिखते हो वो क्या होता है, रो और कॉलम का एडिशन होता है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के रो और कॉलम का एडिशन होता है। तो ये पहला रो और पहला कॉलम था, तो 1 1 2 हो गया, 4 लिख लिया। अब बात करते हैं इस 2 के लिए, तो 2 के क्रॉस नीचे कौन है 3, तो यहाँ लिख लिया 3। ये 2 का एड्रेस क्या था, ये फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम है, यानी 1 रो सेकंड कॉलम, तो कितना हो जाएगा 2 + 1 3, तो मैंने पावर लिख दिया यहाँ पर 3। सिमिलरली बात करते हैं जब हम निकालते हैं 3 का, तो 3 का क्या निकालेंगे, 3 का निकालना है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना एलिमेंट हो जाएगा 2, यहाँ लिख लिया मैंने 2, और जो 3 एलिमेंट वो कहाँ पर है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 + 1 हो जाएगा 3, तो मैंने लिख लिया पावर 3। ठीक, अब निकालते हैं 4 का, तो 4 के अपोजिट कौन है बैठा 1, तो यहाँ लिख लिया मैंने 1, और 4 का एड्रेस क्या है, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में, यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 2 + 2 हो जाएगा 4, तो मैंने दिया पावर 4। अब कुछ नहीं करा, सिंप्लीफाई करना है कि अगर पावर इवन रहा तो 1 रहेगा, पावर ऑड रहा तो -1 रहेगा, बस वही है ना। पावर अगर ऑड रहा तो -1, पावर इवन रहा तो 1। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल 4 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा -3 हो जाएगा, फिर नीचे -2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा एलिमेंट। ठीक, क्या करना है ध्यान से देखना, इसका हमें ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज कैसे करते हैं, ट्रांसपोज लेने का मेथड होता है, जिनको नहीं भी आता है वो भी समझ लेंगे क्या करना है ना। इस 4 3 को ना ऐसे लिख लो, जो 4 3 ऐसे लिखा है ना, इस 4 3 को ऐसे लिख लो। ठीक है, जो -2 लिखा था उसको ऐसे लिख लो, है ना, इसे बोलते हैं ट्रांसपोज लेना। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर। अब देखो कहाँ पर है 4 -2 और -3, 1 कहाँ पर है, वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। बात समझ आ गई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, है ना। फिर से कर रहा हूँ, मैं पूरी डिटेल सोल्यूशन बताया हूँ, है ना, एक एक बात आपको यहाँ पर समझ आ जानी चाहिए ना, कोई मैं शॉर्टकट मेथड नहीं अपना रहा हूँ, एकदम स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, ताकि आपको एक बार देखोगे तो सॉल्व कर लोगे। लेकिन बात कर रहा हूँ कि आपको अपने पेन पेपर लिख पे इसे लेकर बैठना है और सॉल्व करना है ना, कहानी जैसे इसको सुनना नहीं है ना, कोई ये रामायण महाभारत पाठ नहीं चल रहा है कि बस सुन के निकल जाएंगे, नहीं, आपको लिखना है। मैथमेटिक्स है तो पेन पेपर होना चाहिए। तो कह रहा है हमसे, कह रहा है कि बताओ अगर ये पॉइंट अगर कोलिनियर है, कह रहा है हमारे पास जो पॉइंट्स गिवन है a, 0, b और 1, 1 अगर कोलिनियर, तो बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है, यानी अगर ये सारी लाइन अगर संरेख है, यानी एक ही रेखा में लाई कर रही है तीनों पॉइंट्स, तो बताओ कौन सा जो इक्वेशन है वो यहाँ पर सही होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या मैंने ये 3 पॉइंट्स बना लिया, है ना, a, 0, 0, b और 1, 1। देखो अगर ये सभी एक अगर कोलिनियर होंगे तो क्या होगा, सबका स्लोप सेम होगा, है ना, सबका स्लोप सेम होना चाहिए। अगर सबका स्लोप सेम है तो हम पहले हम क्या लिखेंगे, इन दोनों का लिख लेंगे स्लोप। ठीक है, फिर हम ऊपर वाले 2 पॉइंट्स का लिख लेंगे स्लोप, तो और दोनों का स्लोप को हम इक्वेट कर देंगे। तो मैंने क्या किया यहाँ पर लिख लिया स्लोप। तो पहले स्लोप क्या लिखा है मैंने, a, 0 और 0, b का मैंने लिख लिया स्लोप। तो b -0 डिवाइड बाय 0 - a इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये इक्वल टू किसके, जो लास्ट वाले 2 पॉइंट बच गए 0, b और 1, 1 इनके स्लोप के इक्वल। तो स्लोप निकालते हैं तो ऊपर हो जाएगा 1y2 - y1 कितना होता है 1 - b हो जाएगा, डिवाइड बाय x2 हो जाएगा 1, x1 हो गया यहाँ पर 0, तो लिखेंगे 1 - 0। क्या किया, अब इसको मैंने सॉल्व किया, b - 0 b हो जाएगा, 0 - a -a हो गया, ऊपर 1 - b रहा, नीचे 1 - 0 हो गया 1। ठीक है, कितना हो गया, ये हो गया आपका यहाँ पर 1, ऐसा लिख लो। ठीक, अब मैं से क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, तो b ना, अब मैंने ये लिख लिया। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड ना b से डिवाइड कर लेता हूँ, है ना। मैंने क्या किया, दोनों साइड b से डिवाइड कर दिया, समझो ऐसा कि मैंने अब यहाँ पर b से डिवाइड कर दिया, देखो ऐसे, है ना, मैंने b से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, तो ये b से b मर जाएगा, तो कितना बच जाएगा 1 - 1/-, इक्वल टू ये 1/b बच जाएगा, और ये माइनस b से b कटेगा, बच जाएगा -1। अब मैंने क्या किया, इस -1 को इधर भेज दो और -1/a को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा 1/a + 1/, इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आपका 1 हो जाएगा, और ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब करेक्ट ऑप्शन कौन है यहाँ से, ऑप्शन नंबर सी। चलो क्वेश्चन नंबर देखो 14, है ना, 14 नंबर क्या है, 40 नंबर है, एक फंक्शन गिवन है ना, मॉड ऑफ x - 2, कह रहा है ये जो मॉड x - 2 है ये कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल कहाँ पर नहीं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 तरीके हैं, ये अगर आपको इसका पूरा प्रूफ आता है तो प्रूफ कर सकते हो, है ना,
पॉइंट पे चेक कर लोगे, x-2 पॉइंट दिया है तो हम पॉइंट पे चेक करेंगे। नहीं तो काम क्या है, अगर आपको ग्राफ पता है तो ग्राफ से भी आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। देखो कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब नहीं होगा बता देता हूँ। तो कोई भी ग्राफ डिफरेंशिएबल तब नहीं होगा अगर कहाँ कहीं अगर इस टाइप का बन जाए, है ना, ऐसा पिक मिल जाए पॉइंट, कुछ ऐसा मिल जाए कॉर्नर टाइप से, है ना, तो हम डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है। ठीक, देखते हैं, हमेशा ग्राफ बनाते हैं, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ देखो कुछ इस टाइप से होता है ना। ये एक्स मॉड ऑफ x-2 का ग्राफ है ना, ये एफ एक्स इक्वल टू मॉड x-2 का ग्राफ है। ठीक है, और ये पॉइंट कितना है, ये 2 है। कैसे निकालते हैं, सिंपल सी x-2 को 0 से इक्वेट कर दो, x कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक, तो ये 2 हो गया पॉइंट। तो बताओ ये पॉइंट कहां पर बन रहा है, x की वैल्यू 2 पर बन रही है ना, यानी x इक्वल टू 2 पर ये ग्राफ डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना, इसका अवकलन नहीं कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, यहां से ऑप्शन नंबर लिख लो बी। चलो बात करते हैं क्वेश्चन पर हम 15 की, है ना। क्वेश्चन 15 कह रहा है हमें एक फंक्शन गिवन है y, कह रहा है कि बताओ dy बाई dx की वैल्यू कितनी है। ठीक है, dy बाई dx निकालना तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, सबको आता होगा, तो इसको मैं बता देता हूँ। तो हमें गिवन है y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स, तो कह रहा है dy बाई dx निकालो। तो dy बाई dx के लिए कैसे निकालोगे, तो dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा d ऑफ dx निकालोगे और क्या लिखते हो, यहाँ में कितना गिवन है y की वैल्यू साइन क्यूब एक्स। ठीक, सॉल्व करते हैं। तो साइन क्यूब एक्स है ना, तो पहले क्या लिखेंगे 3 साइन टू द पावर, पावर एक से कम कर लो, तो 3-2 कर लोगे, 3-1 करोगे तो हो जाएगा 2x। ठीक, अब इसको हमने साइन के रिस्पेक्ट में किया था डिफरेंशिएट, अब साइन को फिर से करो डिफरेंशिएट, तो साइन को करने पर डिफरेंशिएट करने पर कितना आता है cos x, और ये होता है आपका करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इतना आपको आना चाहिए, बेसिक है ना, मैं बहुत ज्यादा, जहाँ क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होगा, थोड़ा टफ होगा, वहां मेरा मैं बता दूंगा। आते क्वेश्चन में 16 की लिख रहा है कि y की वैल्यू अगर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, जहां पर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच लाई करती है, तो कह रहा है बताओ dy बाई dx की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अब देखो ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है पूरा, ये है ना, कैसे, तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो ये फॉर्मूला होता है ना, एनसीईआरटी में देख लेना, ये फॉर्मूला है, आपको याद भी होगा ये फॉर्मूला है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम सकते हैं 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर हम 2 tan इनवर्स लिख सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू तो हमें ही गिवन है, हमें तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यही तो हमें y गिवन है ना, यही हमें y के इक्वल गिवन है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y इक्वल किसके इक्वल हो जाएगी, 2 tan इनवर्स x के। अब हमें क्या निकालना था, dy बाई dx, तो dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा, 2 रख लो बाहर, और डी बाई dx किसका, tan इनवर्स x का, और tan इनवर्स x का करोगे डिफरेंशिएट तो कितना आता है 1 बाई एक्स स्क्वायर, आंसर कितना हो जाएगा यहाँ से 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और करेक्ट ऑप्शन देखो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आते क्वेश्चन पर हम 17, 20 में भी वही क्वेश्चन हमें हमें गिवन है x प्लस 2y इक्वल टू 2 tan x हमें गिवन है, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमें dy बाई dx यानी हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, x के सापेक्ष में हमें डिफरेंशिएट करना है। तो हमें गिवन था देखो x प्लस 2y इक्वल टू tan x। ठीक है, अगर इसको करोगे डिफरेंशिएट, तो x को करोगे डिफरेंशिएट तो dx बाई dx कर लोगे। ठीक है, प्लस 2 बाहर आ जाएगा, ये dy बाई dx हो जाएगा, इक्वल टू डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में किसको, tan x को। ठीक, यहाँ से कह सकते हो डी बाई डी एक्स बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ये रहेगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टेन एक्स का क्या होता है, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। दी सिंपल लिख सकते हो कि 2 डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स, और 1 को ले जाओ राइट में तो हो जाएगा -1। तो दिस इम्प्लाइज बोल सकते हो कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो कितनी हो जाएगी, सेक स्क्वायर एक्स -1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका यहाँ से करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन कौन सा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। ठीक है, बात समझ आ गई, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में। तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि इफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, तो बताओ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी। फिर से वही क्वेश्चन है, फिर से मैं आपको बताता हूँ, है ना, आपको थोड़ा फास्ट करते हैं। तो ये हमारा u इंटू वी का फॉर्मूला में फॉर्मूला है, तो पहले क्या कर लेंगे, इसको करेंगे डिफरेंशिएट तो हो जाएगा 1, और y को ऐसा लिख लेना है, फिर प्लस क्या करेंगे, x को ऐसा ही लिख लो, है ना,
और y को करते हैं डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3x, एक्स क्यूब है तो इसका कितना हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंट करने पर 3x² और y क्यूब को करके डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा 3y²। ठीक है, और फिर y को करना है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब करना है कि आपको यहाँ पर सारी वैल्यू को एक साइड ले जाना है ना, कैसे ले जाना है देख लेते हैं। तो पहले dy बाई डी एक्स वाले साइड टर्म को हम एक साइड ले जाते हैं, तो क्या कर लेंगे, यहाँ कर सकते हैं x dy बाई डी एक्स माइनस 3y² dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 3x² माइनस y। ठीक, दिस इंपैक्ट यहाँ से बोल सकते हो कि dy बाई डी एक्स कॉमन ले लें तो बच जाएगा x माइनस 3y² इज इक्वल टू हो जाएगा 3x² माइनस y। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना आ गया, ये आ गया हमारा 3x² माइनस y डिवाइड बाई x माइनस 3y²। ठीक है, सिंपल क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से देखो करेक्ट आंसर कौन सा है, करेक्ट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ पेन पेपर लेकर बैठना है और खुद से सॉल्व करना है ना, बस कहानी जैसा मत सुनते रहना इसको। ठीक है, और खुद से बनाओगे तभी आप एग्जाम में भी जाकर बना पाओगे, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना होता है ना कि सर ये इसका पीडीएफ हम सब सेंड करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं पहले आप खुद से सॉल्व करो, है ना, खुद से सॉल्व करो, बाद में तो मैं पीडीएफ सब सेंड कर दूंगा, है ना। अभी आप खुद से रिटन प्रैक्टिस करो, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री किसी सब्जेक्ट की बात हो, अभी बहुत टाइम है, आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और अपना एक फेयर नोट्स बना लेना इस चीज के लिए। ठीक है, पूरे मॉडल पेपर का। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 कह रहा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना टू द कर्व एक्स वाई इक्वल टू 6। तो कह रहा है बताओ हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है। तो हमें जो यहाँ पर गिवन वैल्यू है वो कितनी है, वो हमें गिवन है एक्स वाई इक्वल टू 6। ठीक है, स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है dy बाई डी एक्स को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो पीछे इसको कहते हैं डिफरेंशिएट, तो एक्स को करके डिफरेंशिएट तो ये 1 हो जाएगा इंटू वाई प्लस अब एक्स को ऐसे रहने दो और y को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो बन जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स। ठीक, हमसे कहां पर वैल्यू पूछी थी, ये हमसे कहा है सॉरी यहाँ पर डिफरेंशिएट अच्छे से करना, ये वैल्यू 0 हो जाएगी ना, 6 का कितना डिफरेंशिएट, 6 को करते हैं डिफरेंशिएट तो ये 0 हो जाता है, तो ध्यान से, है ना। तो यहां से लिख सकते हो कि x dy बाई डी एक्स की वैल्यू है वो माइनस वाई के इक्वल है, दिस इंप्लाई dy बाई डी एक्स की वैल्यू है वो माइनस वाई बाई एक्स हो जाएगा। अब वैल्यू का पार्ट फाइंड आउट करना है 1,6 पे, तो x की वैल्यू y की वैल्यू पुट कर दो 6 और y की जगह पुट कर दो 1, तो कितना आ गया, ये वैल्यू आ गई -6। ठीक है, तो यहां से करेक्ट आंसर कौन सा होगा, देखो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसी को बोलते हैं, इस dy बाई डी एक्स को बोलते हैं हम लोग स्पर्श रेखा की ढाल, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक, अब आता है अगला क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बताओ स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, यानी इस कर्व पर जो अभिलंब होगा, जो नॉर्मल होगा, उसका स्लोप कितना होगा, उसकी ढाल कितनी होगी। ठीक, तो फिर से वही बात, फिर से वही क्वेश्चन करते हैं, है ना। आप भी अगर आपको आता है तो आप भी पेन पेपर पर स्टार्ट कर दो करना। तो मुझे गिवन है, वो गिवन है x² माइनस एक्स, तो dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, डी हो जाएगा 2x माइनस 1। पॉइंट हमें कहाँ का है, एट x इक्वल टू 1 पे, तो एट x इक्वल टू 1 पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 1 माइनस 1, ये आ गया वैल्यू 1। अब ध्यान देना कि ये स्लोप ऑफ टेन नॉर्मल नहीं है, ये स्लोप ऑफ क्या है, स्लोप ऑफ ये टेंजेंट है ना, हमें नॉर्मल का फाइंड आउट करने कहा गया है। तो लेट सपोज इसको अगर हम m1 कहते हैं, ठीक है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, लेट सपोज इसको हम अगर m2 कहते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर पहले हमारी m1 की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 की इक्वल स्लोप ऑफ टेंजेंट। हम लोग जानते हैं ना, एक फॉर्मूला है आपको पता होगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल की वैल्यू कितनी होती है, -1 के इक्वल होती है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, याद रखना है अच्छे से, है ना, ये फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला है।
कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। तो m1 की वैल्यू आ गई है 1 इंटू m2 इक्वल टू हो जाएगा -1। दिस इम्प्लाइज m2 की वैल्यू हो जाएगी, वो कितनी आ जाएगी यहाँ से -1। और यही क्या है, यही तो हमारा m2 क्या है, यही m2 हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल है, और वैल्यू कितनी आ गई -1। तो करेक्ट आंसर देखो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट। चलो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 की। ठीक है, देखो अगर समझ आ रहा हो तो कमेंट में जरूर लिखो हाँ सर समझ आ रहा है ना, और लाइक कर सकते हो। बाकी समझ आ रहा है तो लिखो सर समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है तो ये पूछो सर समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन 21 की। हमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स, डिवाइड बाई डी, इंटीग्रेट करना है हमें डी एक्स बाई साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को हमें इंटीग्रेट करके सॉल्व करना है इसकी वैल्यू। अब देखो ये जो वैल्यू है ना, इसको हम क्या ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पर 1 है ना। देखो पूरा इंटीग्रेशन है वो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी आपका सारा क्वेश्चन प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करता है और आप एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। तो जैसे मुझे पता कि इसको नॉर्मली हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसे 1 लिख सकते हैं ऊपर। अच्छा 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख सकते हैं 1 को। 1 की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो मैंने 1 को ये लिख लिया, डिवाइड बाई एज जो था मैंने लिख लिया। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं, ये पीछे प्लस साइन है ना, इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो पहले क्या होगा कि ये साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल होगा, तो क्या बच जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, फिर प्लस आएगा बीच में साइन। अब कॉस से कॉस कैंसिल होगा तो क्या बच जाएगा नीचे ओनली साइन स्क्वायर एक्स, तो बच जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है, इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, और 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर एक्स, है ना, इंटू डी एक्स। हमें भी इंटीग्रेट करना है, तो यहां से इंटीग्रेट कर क्या आएगा, तो सेक स्क्वायर का होता है tan x, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स। ठीक, और प्लस सम कांस्टेंट सी, क्योंकि ये इंटीग्रेट इंटीग्रल है तो क्या हो जाएगा सी। अब यहां से देखो फिर करेक्ट आंसर कौन होगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहां से करेक्ट। ठीक है, बात समझ आ गई, ये आपका फाइनल आंसर है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। अब क्वेश्चन 22 देखो हमने पहले ही उसने सॉल्व कर दिया, आधा काम हमारा कर दिया है, कुछ नहीं करना है ना। क्या करना है वहीं पर जैसे पहले काम किए थे, ये चीज हमें गिवन है, तो क्या करते हैं पहले इस जहां पर माइनस साइन है यहां से हम दोनों को अलग अलग कर लेंगे, जो बीच में माइनस साइन है। तो साइन एक्स से साइन कैंसिल होगा तो क्या बन जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, बीच में साइन आ गया माइनस का, फिर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल होगा तो बच जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसको मैंने सॉल्व करके क्या लिख लिया, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स लिख लिया हमने सेक स्क्वायर एक्स, साइन बीच में हो गया माइनस, और 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। हमें इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan एक्स, साइन बीच में माइनस, और फिर मैंने कहा था कि कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कॉट एक्स, कितना होता है माइनस कॉट एक्स, तो कितना हो जाएगा। तो अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आंसर आ जाएगा हमारा tan एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहां से आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहां से करेक्ट। बात समझ आ रही है, बातें करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की। ठीक है, तो देख के समझ के, है ना, एक एक बात को वीडियो को पॉज करके आपको समझना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि इंटीग्रेट करो डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, क्या इससे ऐसा लिख सकते हो डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और उस 2 को लिख सकते हैं 1 प्लस 1। ठीक, ऐसा करने से क्या होगा, इसको हम ऐसे अलग कर लेते हैं इंटू डी एक्स पहले से। अब क्या करते हैं, इसको लिख सकते हो डी एक्स, है ना, डिवाइड बाई ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये क्या है, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है प्लस 1। ठीक, और क्या होगा यहाँ लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ये किसका होता है 1 बाई, है ना, हमने पढ़ा है कि 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई दो क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है, ये tan इनवर्स x का होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या सकते हो, यहाँ पर जो x की जगह क्या लिखा है x प्लस 1, तो आंसर कितना हो जाएगा tan इनवर्स x की जगह क्या लिख लोगे x प्लस 1। ठीक है, और सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक, तो यहां से देखो फिर करेक्ट आंसर कौन हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां से देखो वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहां से करेक्ट। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 की। 24 नंबर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा।
ठीक है, क्योंकि देखो ऊपर x का टर्म दिया, नीचे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर, तो करने के दो तरीके हैं, मैं आपको पहला मेथड बता दे रहा हूँ ना, बाकी आपको जो मेथड आता है उससे भी ट्राई कर सकते हैं। पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इस पूरी वैल्यू को, है ना, पहले इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं अलग अलग टर्म में। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसा लिखा है मैंने, एक्स बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू लिखा हुआ था, इक्वल टू, मैंने इसे क्या जूम कर लिया, ए बाई एक्स माइनस वन, ठीक है, ए बाई एक्स माइनस वन प्लस बी बाई एक्स माइनस टू। फिर क्या किया मैंने, यहाँ पर दोनों टर्म को क्या कर दिया है, सॉल्व किया है, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ए इंटू एक्स माइनस टू और बी इंटू एक्स माइनस वन, ये रख के हमने सॉल्व कर लिया। ठीक, नीचे का टर्म कैंसल आउट हो जाएगा, है ना, जो हमने यहाँ पे एलसीएम में आया था दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू इसकी इक्वल हो गई। फिर मैंने क्या करते हैं, जो x वाली टर्म है उसको हम एक साइड अलग अलग कर लेते हैं, तो x माइनस ए एक्स और बी एक्स को मैंने अलग अलग कर लिया, तो इसको लिखा है मैंने a प्लस बी इंटू एक्स, और माइनस टू ए और माइनस बी को मैंने अलग रख लिया। अब क्या करते हैं, कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ x लिखा है, दैट मीन्स कि x के आगे कैसा नंबर लिखा होगा, वन, तो दैट मीन्स कि ये वन किसके इक्वल है, a प्लस बी के। सिंस इधर में और कोई कांस्टेंट टर्म तो नहीं है, इधर और कांस्टेंट टर्म नहीं, मतलब इधर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं, मतलब जीरो है, तो ये जीरो को हम किससे इक्वेट करेंगे, इस जीरो को हम इक्वेट कर लेते हैं किससे, माइनस टू ए प्लस बी से। तो मैंने क्या किया, दोनों को इक्वेट कर दिया, दोनों को रख के मैंने सॉल्व किया, कितना आएगा ना, मैंने यहाँ पर दोनों को रख के सॉल्व किया, तो पहले इन दोनों इक्वेशन को हम अगर ऐड करेंगे तो बी से बी कैंसल आउट होगा, और ए माइनस टू ए कितना हो जाएगा, माइनस ए, और इधर वन प्लस जीरो कितना हो जाएगा, वन, तो ए की वैल्यू माइनस ए की वैल्यू वन, दिस इंप्लाइज ए की वैल्यू आ गई माइनस वन। और फिर इसकी वैल्यू को किसी ऊपर वाले इक्वेशन नंबर वन में पुट कर लो, तो ए की वैल्यू अगर माइनस वन पुट करोगे तो बी के लिए कितनी आ जाएगी, टू, तो ए की वैल्यू माइनस वन और बी की वैल्यू टू आ गई। अब इस पूरी वैल्यू को जो ए और बी के लिए आई है उसको हम पुट करते हैं, पुट करने पर क्या बन जाएगा, तो हमने यहाँ पर क्या सॉल्व किया था, हमने इसे एज्यूम किया था ना, इस चीज को पूरा, इस चीज को हमने ऐसा लिखा था ना, तो अब क्या करते हैं, एक जगह क्या पुट कर देंगे, एक जगह मैंने लिख लिया माइनस वन, और बी की जगह क्या लिख लिया मैंने, एक्स माइनस टू। अब क्या करना है, सिंपली से इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने पर पता है कि माइनस साइन बाहर आएगा, और वन बाई एक्स माइनस वन का होता है लॉग एक्स माइनस वन, बीच में साइन हो गया प्लस का, टू ऐसा बाहर आ गया, और वन बाई एक्स माइनस टू का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स माइनस टू प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। फिर क्या करते हैं, यहां से अगला स्टेप में सेम चीज लिखा है, अब इस टू को हम कह सकते हैं, टू लॉग पे है ना, टू इंटू लॉग एक्स, तो ये टू कहां चला जाएगा, इसके पावर चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ क्या बन गया, ये बन गया पावर, बाकी बन गया टू, ठीक है, ये टर्म कहां चला जाता है, यही टर्म यहां चला जाता है ऊपर, पावर बन जाता है, ठीक। अब लॉग ए प्लस लॉग बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो लॉग ए है ना, एक फॉर्मूला क्या होता है याद रखो, लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला क्या था, आप लोगों को पता होगा, लॉग ए, और जो माइनस में रहता है वो साइन वो नीचे चला जाता है बस, तो वही चीज मैंने यहां पर अप्लाई कर दिया है। तो लॉग एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन था, तो वो टर्म कहाँ चला जाएगा, नीचे, और इस प्रकार से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा लॉग एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस वन प्लस सी। और फिर देखो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन है 24 का, वो आई थिंक ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है, बी हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन 25 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू, है ना, हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक। अब देखो हमें इंटीग्रेशन तो करना है, लेकिन ध्यान दो कि कुछ चीजें हमें नजर आ रही है ना, ये वन है और ये रूट थ्री है, ठीक है, और ये डी एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो इसे, इस टर्म का इंटीग्रेशन क्या होता है, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स एक्स, है ना, पता है इसका फॉर्मूला, और इंटीग्रेशन का लिमिट कहाँ से, रूट, अपर लिमिट रूट थ्री और लोअर लिमिट वन, तो पुट कर लेते हैं tan इनवर्स रूट थ्री माइनस, जहां x की जगह पुट करने पहले अपर लिमिट फिर माइनस, अब x जगह लिख लेते हैं, पुट कर लेते हैं वन, तो दिस इंप्लाइज, या इक्वल टू लिख लो, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स रूट थ्री, है ना, रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई थ्री की वैल्यू होती है, 60 डिग्री की वैल्यू होती है रूट थ्री, और माइनस वन होता है 45 डिग्री, और 45 लिखते हैं हम लोग पाई बाई फोर, ठीक है। मैंने क्यों यहाँ पर देखना, याद रखना, ये सारे एंगल हम हमेशा रेडियन लिखते हैं, डिग्री में नहीं लिखना है 30 डिग्री और 45 डिग्री, ऐसा नहीं लिखना, हमेशा रेडियन में लिखना है, हमेशा पाई के टर्म में लिखना है। अब बाकी क्या करना है, हमें इसके सिर्फ सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करने पर कितनी आ जाएगी, इसका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एलसीएम 12, और ये हो जाएगा 4 पाई माइनस 3 पाई, सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, पाई बाई 12 आ जाएगा यहाँ से। तो देखो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, पाई बाई 12, और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी।
बात समझ आ रही है? आते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन 26 है कि द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, कह रहा है इसका ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है कि वहां पर जो टर्म है उसकी जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है ना वो कितनी है। क्या हो गया? हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है ना, वो ये टर्म है। तो यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी है? वो 2 है। तो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा 2। ठीक है, कितना हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा यहाँ से 2 आपका हो जाएगा करेक्ट, है ना। अवकल समीकरण में कोटि पूछा गया था, तो कितना हो जाएगा? वो ये नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। हमें एक यहां फिर से में गिवन एक डिफरेंशियल इक्वेशन, कह रहा है इसकी डिग्री कितनी होगी। देखो डिग्री क्या होता है? जिसका हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसकी पावर देख लो। तो जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म है यहाँ, जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर पावर कितनी है? 3। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? डिग्री, इसकी डिग्री 3 होनी चाहिए, लेकिन डिग्री 3 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अब सुनो रीजन। कह रहा है कि ये एक, है ना, अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साइन का टर्म आ गया, और जैसे ही ये साइन का टर्म आएगा, है ना, इसको अगर एक्सपैंड करोगे तो फिर अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं रह पाएगा, है ना। तो अब ये, इसको हम अलजेब्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, इसलिए इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी ना, इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा डी। ठीक है, किसके चलते? इस चीज के चलते, क्योंकि यहाँ पर साइन का टर्म आ गया था इसलिए। ठीक है, साइन का फंक्शन आ गया था इसलिए। आते क्वेश्चन पर हम 28 की। लिख रहा है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको लिखना है। हमें क्या गिवन है? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू गिवन है e टू पावर x, है ना। क्या करना पड़ता है? हमें इसे सॉल्व करना पड़ता है। सॉल्व कैसे करेंगे? तो dy इक्वल टू हो जाएगा e टू पावर x dx। ठीक, फिर क्या करते हैं? दोनों साइड को हम कर लेते हैं इंटीग्रेट। तो dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा y, e टू पावर dx का इंटीग्रेशन हो जाता है e टू पावर x, और सम कांस्टेंट c। तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्व करने पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, यानी इसका हल। तो अब देखो करेक्ट ऑप्शन कौन है यहाँ पर? करेक्ट ऑप्शन है वो है y इक्वल टू ई टू पावर x प्लस सी, और ऑप्शन नंबर ये 1 हो जाएगा यहाँ से सही। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 29 की तरफ। 29 कह रहा है कि हमें दो वेक्टर गिवन है, एक a गिवन है और एक b गिवन है। कह रहा है इनका मैग्नीट्यूड बता दो, है ना, a प्लस b, यानी इनको ऐड करने पर जो वेक्टर आएगा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है, उसका मापांक बताना है आपको, है ना, उसका मैग्नीट्यूड बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हमें इन दो वेक्टर को ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? इन दो वेक्टर को मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड कैसे करेंगे? तो देखो 2i प्लस आई कितना हो गया? 3i। ठीक, फिर j प्लस कितना है? j को आप ऐड करो किससे? 3j से, तो j प्लस 3j कितना हो जाएगा? 4j। फिर माइनस k को माइनस 4k से ऐड करोगे तो बन जाएगा माइनस 5k। ये तो हो गया इसका वेक्टर। फिर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये लगा लिया हमने मॉड। कैसे निकालते हैं? जो i, j और k का जो कोफिशिएंट है ना, जो कोफिशिएंट है बस उसका स्क्वायर करके उसका ऐड करके स्क्वायर रूट ले लो, तो हो जाएगा रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। सॉल्व किया, पूरी वैल्यू कितनी आ गई? 5√2, और करेक्ट ऑप्शन कौन था यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए हो गया यहाँ से आपका करेक्ट। ठीक है, यहाँ से हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 29 तक हो जाता है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर i प्लस 3j प्लस k ऑन वेक्टर 2i माइनस 3j प्लस 6k, है ना। यहाँ पर हमें दो वेक्टर्स गिवन है। देखो एक वेक्टर ये हो गया, लेट सपोज ये वेक्टर a है, और एक और वेक्टर है, इसका नाम लिख लो, इसको सपोज हम एज्यूम करते हैं ये वेक्टर b है। तो अगर हमें वेक्टर a का निकालना है, प्रोजेक्शन किस पर? b पर निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b का फॉर्मूला होता है a डॉट b, यानी इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो और उसको डिवाइड कर दो वेक्टर b से। ठीक है, तो क्या करते हैं? हमारा a वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, यहाँ पर पुट करते हैं। पुट करते हैं तो यहाँ पर क्या निकल क्या आ जाएगा हमारा? देखो, तो एक जगह में लिख लिया i प्लस 3j प्लस k, और डॉट प्रोडक्ट ले लिया मैंने, और b की वैल्यू मैंने यहाँ से लिख ली 2i माइनस 3j प्लस 6k डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर b, मतलब b का मैग्नीट्यूड। तो b का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? रूट ओवर, है ना, रूट ओवर क्या करोगे? वेक्टर b का कैसे निकाल मैग्नीट्यूड? तो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। इसका निकालते हैं यहाँ से, अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो 1 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ से 2, 3 इंटू माइनस 3 हो जाएगा माइनस 9, और 1 इंटू 6 हो जाएगा 6। सॉल्व करते हैं तो ऊपर हो जाएगा -1,
और नीचे निकालते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ये आता है 49, 49 का होता है 7। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो हमसे पूछा था प्रोजेक्शन पूछा था ना, तो प्रोजेक्शन का की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/7। और यहां से देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात समझ आ गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 है कि हमें वेक्टर्स गिवन है, हमें क्या क्या वेक्टर्स गिवन है, हमें एक वेक्टर गिवन है वेक्टर ए, और एक हमें इसकी मैग्नीट्यूड गिवन है 3, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड गिवन है हमें 4, और कह रहा है कि a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 के इक्वल आ रहा है। तो कह रहा बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस बी कितना होगा। तो हमें यहाँ दो वेक्टर गिवन है, उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी गिवन है, लेकिन उनके बीच का हमें एंगल पता नहीं है, तो दैट मीन्स हमें पहले एंगल पता करना पड़ेगा। तो दो वेक्टर का सम होता है, a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो दो वेक्टर a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है वो होता है रूट ओवर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक, अब देखो हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड गिवन है, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड गिवन है 5 इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर a का मैग्नीट्यूड कितना है, तो 3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, b की वैल्यू हो जाएगी 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, सॉल्व करते हैं, दो साइड स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, स्क्वायर करने के बाद इधर स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 प्लस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बन जाएगा 25, और ये बन जाएगा 24 कॉस थीटा। ठीक है, 25 से 25 कैंसिल, दैट मीन्स कि इधर हो जाएगा 0 की वैल्यू हो जाएगी 24 कॉस थीटा। ठीक है, दिस इंप्लाइज कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 है ना, कॉस थीटा कितना आएगा, यहां से हमारा 0 आ गया। ठीक, दिस इंप्लाइज थीटा की वैल्यू कितनी होगी, वो π/2 होना चाहिए। अब हम निकालते हैं वेक्टर a माइनस बी का, हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वेक्टर a माइनस बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हो जाएगा फिर से रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, है ना, ये होता है वेक्टर b का मैग्नीट्यूड का निकालने का, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। तो कुछ नहीं करना है, फिर से वही एक जगह पुट कर लो 3 स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू पुट कर लो 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 4, और देखो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई थी वहां पर 0, तो यहाँ 0 पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा फिर से, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और ये टर्म बन गया पूरा का पूरा 0, है ना, लास्ट टर्म कितना बन गया 0, तो उसे लिखते नहीं है। तो यहां से सॉल्व करने पर कितना जाएगा, 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ओवर 25, और मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा यहाँ से 5, यानी इसका भी जो मैग्नीट्यूड है वो सेम ही है किसके जैसा, जितना कि वेक्टर a प्लस बी का था। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 20, यहां से हो जाएगा करेक्ट। बात समझ आ गई। आते क्वेश्चन नंबर 32 की। 32 में कह रहा है कि अगर वेक्टर, है ना, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, लिख रहा है कि एक वेक्टर a क्रॉस b, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू 0 है और उनके डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू भी 0 है, तो क्या बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि करेक्ट होगा। अब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट भी 0 और क्रॉस प्रोडक्ट भी 0, तो हमें पता करना पड़ेगा ताकि एक क्रॉस बी होता क्या है। तो यहां से पहले हम लिखते हैं ए क्रॉस बी की वैल्यू 0 है, का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा इक्वल टू 0। अगर ये 0 है, जिसका इंप्लाइज क्या है कि ये दो वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल होंगे, है ना, क्योंकि अगर ये 0 है दैट मीन्स इन दोनों वेक्टर के बीच, है ना, अगर साइन थीटा 0 हो जाए, अगर हम करें यहां से अगर साइन थीटा की वैल्यू 0 है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी जहां से 0 डिग्री, है ना, यहां से दैट मीन्स कितना हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा अगर 0, तो दिस इंप्लाइज कितना होना चाहिए, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होनी चाहिए, और 0 डिग्री हुआ इसका क्या मतलब है कि दोनों वेक्टर क्या है, आपस में पैरेलल है। लेकिन हमसे कहा है कि a डॉट बी की का भी डॉट प्रोडक्ट 0 है, दैट मीन्स a प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू 0 होगी। अगर यहां से हम कॉस थीटा को अगर 0 से इक्वेट करें तो दिस इंप्लाइज कितना बन जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए। अर्थात इसका क्या मतलब है कि ये दोनों वेक्टर क्या है, आपस में परपेंडिकुलर, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। अब दोनों एक साथ तो सही नहीं सकते, है ना, दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर दोनों पैरेलल भी है और परपेंडिकुलर भी है, ये पॉसिबल नहीं है। दिस इंप्लाइज कौन 0 होना चाहिए, दैट मीन्स कि ये ए और बी में से कोई एक 0 होगा, है ना, क्योंकि पैरेलल और परपेंडिकुलर तो एक साथ कभी पॉसिबिलिटी नहीं है कि दो लाइन पैरेलल भी हो और परपेंडिकुलर भी है, ऐसा कभी पॉसिबल हो नहीं सकता, कोई एक ही चीज हो सकता है। अगर ऐसा केस नहीं है दैट मीन्स तब तो ये बात श्योर है कि इन ए बी में से कोई एक 0 है, यानी हम कह सकते हैं कि यहां से आइदर ए की वैल्यू 0 होगी या तो बी की वैल्यू 0 होगी, तभी ये चीज दोनों केसेस पॉसिबल है। तो यहां से आपका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ध्यान से करना दोनों 0 नहीं होंगे, इनमें से कोई एक वैल्यू 0 होनी चाहिए,
ठीक है, बात समझ आ गई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन जॉइनिंग 1 -1 1 और -1 1 एंड 1। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो ले सपोज इसको वैल्यू पुट कर लेते हैं, x1 y1 और z1 है। ठीक है, दूसरी वैल्यू है वो कितनी है, x2 है, y2 है और z2 है। ठीक, तो डायरेक्शन कोसाइन को लिखते हैं डीसी। डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला क्या होता है बता दूं, तो होता है x2 माइनस x1, ठीक, डिवाइड बाय रूट ओवर, है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस होता है z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होगा डायरेक्शन कोसाइन पहले का। फिर से भी निकालोगे y2 माइनस y1 निकालना पड़ेगा, तो सेकंड होगा डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू हो जाएगी सेम, फिर से सेम टर्म, है ना, इसी टर्म को, ये जो टर्म ये है ना, इसी को कॉपी कर लो पूरा। ठीक है, ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो टर्म लिखा है यही टर्म क्या आ जाएगा, कॉपीड हो जाएगा कहाँ पर, है ना, फॉर्मुला में लिख लो, फॉर्मुला आप लिख लोगे खुद से, है ना, कॉपी में खुद से लिखना है, ये पूरी वैल्यू को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, यहां पर लिख लेंगे डिवाइड करके। सिमिलरली क्या करेंगे, सिमिलरली हो जाएगा z2 माइनस z1 और डिवाइड बाय, यहां भी वही फिर से ये पूरा का पूरा टर्म यहां लिख लोगे। ठीक है, अब रख के मैं सिर्फ सॉल्व करता हूं पूरी वैल्यू को, कितना, तो x2 कितना हो गया -1, तो -1 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, नीचे पूरी वैल्यू करके हम सॉल्व करते हैं, तो नीचे वाली वैल्यू हो जाएगी ना, ये करना -1 और -1 का, ये हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 हो जाएगा 1 और y1 की वैल्यू है -1, तो होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा z की वैल्यू, z2 की वैल्यू है 1 और z1 की वैल्यू है देखो 1, तो हो जाएगा होल स्क्वायर। सिमिलरली क्या करना है, यहाँ भी सेम काम, है ना, तो मैंने पहले एक को सॉल्व करता हूँ, बाकी वैल्यू आप ऐसे ही पुट कर दोगे, तो हो जाएगा -2 डिवाइड बाय, इसको सॉल्व करना पूरी वैल्यू, तो ये पर इस वैल्यू को पूरा के आपको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी अराउंड 2 हो जाएगा √8, है ना। सिमिलरली सेकेंड वाले टर्म को सॉल्व करना, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 माइनस -1 करोगे। ठीक है, और फिर से ये यही वैल्यू यहाँ पर रखनी है। ठीक है, फिर कॉमा लिखोगे z2 माइनस 1, तो यानी हो जाएगा 1 माइनस 1, z2 माइनस z1, और फिर से यही की वैल्यू को यहाँ रखोगे। ठीक है, ये पूरी वैल्यू आती है वो √8 के वैल्यू के इक्वल आती है, तो ऊपर हो जाएगा 2/√8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0/√8, है ना, ये डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू है। और सॉल्व कर लेते तो हो जाएगा -2/2√2 कॉमा 2/2√2 एंड कॉमा 0। ठीक है, ये है डायरेक्शन कोसाइन। और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -1/√2 कॉमा 1/√2 कॉमा 0। अब ये डायरेक्शन कोसाइन है। अब अगर आंसर में ऐसा नहीं मिल रहा तो क्या कर सकते हैं हम, सभी में से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस साइन जैसे ही आप कॉमन लोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर से ये हो जाएगा 1/√2 कॉमा -1/√2 और 0, ये हो जाएगा हमारा डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू। ठीक है, ये हो जाएगा पूरा वैल्यू। तो क्या आंसर होगा, देखो यहां से वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस का, आपको इक्वेशन लिखना है ना कि वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होना चाहिए। तो वाई एक्सिस वो लाइन है जहां पर एक्स और जेड की वैल्यू 0 होती है, उसे हम बोलते हैं कौन, उसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, क्या होता है वाई एक्सिस, यानी अगर ये एक्स वाई जेड में बनाता हूं ऐसे, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अगर ये जेड एक्सिस है, तो क्या होता है हमारा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस वो लाइन है जहां पर एक्स की वैल्यू 0 हो जाए और जेड की वैल्यू 0 हो जाए, यानी इस एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 होती है और जेड की वैल्यू भी 0 होती है, यानी एक्स की 0 वैल्यू और जेड की वैल्यू 0, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहां से ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में है द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन 2x माइनस 3y प्लस 6z प्लस 14 इक्वल टू 0 फ्रॉम ओरिजिन, है ना, ओरिजिन से इस प्लेन के डिस्टेंस को हमें बताना है कितना होगा। तो बात करते हैं, सपोज मान लो कि कोई एक प्लेन है ना, ये कोई प्लेन है, इस प्लेन का मुझे इक्वेशन गिवन है। ठीक, ये प्लेन का मुझे इक्वेशन गिवन है। ठीक, कह रहा है इस ओरिजिन से इस प्लेन का डिस्टेंस कितना होगा। ठीक, तो लेट सपोज कर लेते हैं कि ये भी कोई पॉइंट होगा ना, इस पी पॉइंट से हमें इस प्लेन का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, डिस्टेंस का तो फॉर्मूला क्या होता है कि अगर मान लो अगर ये कोई प्लेन है जिसका इक्वेशन गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, अगर ये प्लेन हमें इक्वेशन गिवन है और ये जो पी पॉइंट है, अगर इस पी पॉइंट का अगर मुझे
कोऑर्डिनेट गिवन है x1 कॉमा y1, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला। समझ आ रहा है? ठीक। अब क्या करेंगे, इसी वैल्यू को हमें यहाँ पर सारा पुट करना है। ठीक है, बात समझ आ गया? तो यहाँ पर x1 और y1 के लिए देख लो, तो यहाँ पर जो x1 कॉमा y1 है वो कौन है, और z1। ठीक है, x1 कॉमा y1 कॉमा z1, ओरिजिन का कॉर्डिनेट हो जाएगा x1 कॉमा y1 कॉमा z1। ये ओरिजिन का तो ओरिजिन का कितना होता है, ओरिजिन का होता है कॉर्डिनेट होता है 0,0। बात करते हैं यहाँ पर a1 b1 और c1 के लिए कितनी है, तो यहाँ पर a की वैल्यू है 3, 2 है, b की वैल्यू है वो वहाँ पर -3 है, c की वैल्यू है वो हमारे यहाँ पर 6 गिवन है, और d की वैल्यू यहाँ पर 14 गिवन है। ठीक है, वैल्यू को बस पुट करते हैं यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सिंपल सी वैल्यू को पुट कर दिया है ना। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 0,0,0 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0 है ना, 2 इंटू 0, फिर -3 इंटू 0, और लास्ट में 6 इंटू 0 प्लस 14 डिवाइड बाय रूट ओवर 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। सॉल्व करते ऊपर, तो ऊपर वैल्यू हो जाएगी 14 और डिवाइड बाय जाएगा रूट ओवर 4 प्लस 9 प्लस 36। सॉल्व करेंगे इसकी पूरी वैल्यू आएगी रूट ओवर 49, तो 40 अपॉन रूट ओवर 49। सॉल्व कर कितना हो जाएगा, 14/7 डिवाइड करोगे तो आ जाएगा यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा, डिवाइड करने पर ये 2 टाइम्स में, तो डिस्टेंस कितना आ गया आपका 2 आ गया डिस्टेंस। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए। चलो बात करते हैं क्वेश्चन पर हम 36 की। 36 कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू अगर पी ए के इक्वल है, तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि करेक्ट है। तो हमें स्टार्टिंग कहाँ से करना है, हमें स्टार्टिंग ही करना है, ये जो कंडीशंस गिवन है इससे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमें जो यहाँ पर कंडीशंस गिवन है इसी से हम स्टार्ट करते हैं पहले बात। ठीक है, तो करके सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे इसको पहले रख के मैंने सॉल्व किया। तो पहले सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को हम रखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पी ए है। ठीक, यहाँ से पी ए से पी ए का टर्म कैंसिल आउट होगा, तो पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, और कह सकते हो कि पी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। हमें पता है ये होता है फॉर्मूला, है ना, ये फॉर्मूला हमें पता है। तो इस फॉर्मूला का अगर हम यूज करें तो फॉर्मूला क्या होता है, पी ए बाई बी की वैल्यू होती है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई बी। ठीक है, जो नीचे बी रहता है यहाँ भी बी टर्म होना चाहिए। तो अब क्या करते हैं, जहां पर पी ए इंटरसेक्शन बी है वहां पर वही रहने दो, नीचे जो पी बी लिखा है ना, नीचे में जो पी बी लिखा है, इस पी बी की जगह क्या सकते हैं हम लोग, यहां से लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। लिखने पर क्या होगा, ये दोनों टर्म सेम हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, और आंसर कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ से कौन सी कंडीशन सही है, वो होगा पी ए बाई बी की वैल्यू कितनी होगी, वो 1 होगी, और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी। देखो याद रखना कि ये बोर्ड, ये दोनों, चाहे वो बिहार बोर्ड झारखंड किसी बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, सबके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस बार क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा है। लास्ट ईयर में क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन इस बार क्वेश्चन थोड़े से लेंदी है यहाँ पर, तो आपको प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है, और आपको अपना जो भी मॉडल सेट आ रहा है, मॉडल सेट को सॉल्व करके अपना आंसर कॉपी भी लिखते चले जाना है ना, सिर्फ कहानी जैसे सुनना नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ। आते क्वेश्चन नंबर 37 की कह रहा है, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ए की वैल्यू गिवन है 0.4, पी बी की वैल्यू गिवन है 0.5, यानी हमें वो प्रोबेबिलिटी गिवन है ए इवेंट की, बी इवेंट कितनी है 0.4 एंड 0.8। पी बी बाई ए, ये इसे हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, होगी में हमें 0.6। तो क्या बताओ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी ए गिवन बी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। तो हमें अगर हमें पी ए बाई बी फाइंड आउट करना है, तो पी ए बाई बी का फॉलो क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइड बाय पी बी। तो पी बी तो पता है, लेकिन पी ए इंटरसेक्शन बी हमें नहीं पता है ना, ये वैल्यू हमें नहीं पता है। तो पहले हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। तो पहले हम ए बाई बी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो कितना होगा फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होता है पी, ध्यान देखना ना, तो फॉर्मूला क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। अब हमें ये जो पी ए इंटरसेक्शन बी है ये हमें नहीं पता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम पहले यहां से चलते हैं आगे, हम यहां के बाद सीधा यहां चलेंगे। ठीक है, एरो से देखते चलना। तो हमें क्या गिवन है, पी बी बाई ए की वैल्यू कितनी होती है, होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए होता है। ठीक, अब पी बी बाई ए की वैल्यू गिवन है, देखो 0.6 गिवन है, पी ए इंटरसेक्शन बी हमें नहीं पता है, ये हमें कैलकुलेट करना है, और पी ए की वैल्यू गिवन है, देखो 0.4 गिवन है, मैंने पुट कर दिया। यहाँ से आ सकता है पी ए इंटरसेक्शन बी के लिए फाइंड आउट करते हैं, और वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ से 0.6 इंटू 4। अब इस वैल्यू को यहाँ पर मैंने पुट कर दिया है। ठीक है, तो एरो के हिसाब से चलते जाना, मैंने यहाँ पर पुट किया, रख के सॉल्व किया, तो कितनी आ गई, तो ये टोटल हो जाएगा 2 टाइम्स में डिवाइड, और 2 से हो जाएगा 0.6.3 आ जाएगा यहाँ से आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए।
बात समझ आ गई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के। ठीक है, तो फिर से कह रहा हूँ, पेन पेपर लेके बैठना है और आपको पूरा एमसीक्यू जो भी मॉडल सेट आएगा पूरे मॉडल सेट का एक अलग से कॉपी बनाना है ना, ताकि लास्ट टाइम पे आप उसको रिवाइज कर सको अच्छे से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। लिख रहा है ए डाइस इज थ्रोन 6 टाइम्स, एक डाइस को 6 बार फेंका जाता है और कहता है कि इफ गेटिंग ए इवन नंबर, अगर इवन नंबर आ जाए तो हम बोलेंगे वो सक्सेस है ना। अगर इवन नंबर आए तो हम बोले हमें वो सक्सेस मिल गया, यानी वो हमें सफलता मिल गई। तो कह रहा बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 सक्सेस, यानी 5 बार इवन नंबर आए इसकी चांसेस कितने हैं। ठीक है, अब देखो करना क्या है ना, आपको एक ही पासे को 5 बार फेंकना है। ठीक है, कितनी बार फेंकना है, और हमें 6 बार फेंकना है। 6 बार कितनी टाइम्स, 6 टाइम्स। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को मैं कहूँ तो अगर आपने थोड़ा ध्यान से नहीं पढ़ा इस चैप्टर को तो आप इस क्वेश्चन में हमेशा फंस सकने के चांसेस, मतलब 90% चांस आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से सुनना क्वेश्चन कैसे करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि टोटल कितनी बार पासे को फेंका गया है, 6 बार। ठीक, अब इवन नंबर कितनी बार सकता है, तो 6 में से 3 बार इवन नंबर सकता है। कौन कौन सा, 2, 4 और 6। कितना हो गया टोटल, टोटल हो गया 3। तो क्या लिखा है, तो यानी एक्स, हम इस इवेंट को एक्स मानते हैं और वे हमें क्या चाहिए, इवेंट नंबर चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/6। कितना आ जाएगा यहाँ से, 2 टाइम्स 1/2। ठीक, ये तो हो गई इवेंट नंबर की आने की प्रोबेबिलिटी जब एक बार पासा को फेंका जाए ना। एक बार समझना, एक बार, हमें 5 बार फेंकना है अभी। तो कहता है पी 5 बार सक्सेस मिले, यानी 5 बार इवेंट नंबर आ जाए इस, यानी हम 6 में से 5 बार इवेंट नंबर आ जाए। इसका एक फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 6, है ना। टोटल हमें कितनी बार फेंकना है, 6 बार। ठीक है, और उसमें से कितनी बार हमें इवन नंबर चाहिए, 5 बार आना चाहिए। तो लिखो, लिखते हैं C6 5, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ 6, C मतलब था कॉम्बिनेशन, तो 6C5 इंटू एक्स टू द पावर 6। एक्स क्या है कि जो चीज हम चाह रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो हम चाह रहे हैं एक इवन नंबर है, तो इस इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। तो ये मैंने एक्स को लिख लिया यहाँ पर कितना, 1/2। तो एक्स टू द पावर कितनी हो जाएगी, 6। कितना, कितनी बार हम पासे को फेंक रहे हैं, कितनी बार फेंक रहे हैं हम, 6 बार। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले बता दो कि फॉर्मूला क्या होता है। एनसीआर एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल एन डिवाइड बाय फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो वही हम यहाँ पर कहाँ यूज करेंगे, इसका हम यूज करने वाले हैं इस वाले फॉर्मूले को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं और इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, 1/2 पुट कर देंगे। तो रख के सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा फैक्टोरियल 6, ठीक है, डिवाइड बाय फैक्टोरियल 5 इंटू 6 माइनस 5 का फैक्टोरियल इंटू इसके जगह 1/2 टू द पावर 6। इस पूरे को रख के सॉल्व करोगे, इस पूरे के लिए कितनी आती है, 6। ठीक है, पूरे के लिए कितना रखने पर सॉल्व कितनी आ गई, 6 आ जाएगी इंटू 1/2 टू द पावर 6। तो ऊपर हो जाएगा 6 और 1/2 टू द पावर 6 हो जाएगा 64। नीचे कितना आएगा, 64। डिवाइड करते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा 2 से 3 टाइम्स में, 2 से हो जाएगा ये 32 टाइम्स में। ऐसा कितना आ जाएगा आपका, 3/32 हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट आंसर। और करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करना है ना, बहुत अच्छे से करना, क्योंकि ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इस बार बहुत ज्यादा। तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लिख लो, है ना। और क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन यही आएगा, इससे बाहर कोई नंबर भी वो चेंज नहीं करने वाले, नंबर भी यही फिक्स रहता है ना, नंबर्स को भी चेंज नहीं करेंगे। चलो बात करते हैं क्वेश्चन 39 की। कह रहा है ए चांस ऑफ गेटिंग डबलेट विथ 2 डाइस, है ना। कह रहा है कि 2 डाइस को हम फेंकेंगे और फेंकने पर दोनों पे डबलेट आए, है ना। डबलेट का मतलब होता है दोनों में जोड़ा नंबर आए, मतलब 1 1 आए, 2 2 आए, 3 3 आए, 4 4 आए, 5 5 आए और 6 6 आए। ऐसा कितनी बार हो सकता है। तो हमें पता है जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, वो 6 इंटू 6 होगा, है ना। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा, 6 इंटू 6 मतलब टोटल 36। 2 डाइस को फेंकने पर टोटल 30 टाइप से आ सकते हैं, जैसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3, ऐसे करते हुए टोटल 36 चांसेस हैं आने के। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए यहाँ पर कह रहा है वो डबलेट चाहिए। तो डबलेट का मतलब क्या क्या है, या तो 1 1 आए, 2 2 आए, या 3 3 4 4 5 5 या 6। टोटल कितने जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना आ गया, 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट का फॉर्मूला क्या होगा, तो हमें चाहिए कितना था, 6 चाहिए था, है ना। डबलेट आने के चांसेस कितनी बार सकता है, 6 बार। टोटल कितने में से, टोटल 36 में से। तो डिवाइड करो तो हो जाएगा 6 टाइम्स में, आंसर हो जाएगा 1/6 हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर। और ऑप्शन होगा देखो, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का, और क्वेश्चन नंबर 40। देखो समझ आ रहा हो तो एक बार कमेंट में लिख देना, हाँ सर समझ आ रहा है। और बाकी आपको और क्या, किस चीज का मॉडल सेट का सोल्यूशन चाहिए, किस चैप्टर का सोल्यूशन चाहिए, आप हमसे
कमेंट में बोल सकते हो। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को भी हमने कहा है आप ज्वाइन कर सकते हो। आते क्वेश्चन 14 का लग रहा है, इफ लेट ए एंड बी आर टू इवेंट, है ना, दो इवेंट गिवन है जिसमें हमें पी ए की वैल्यू गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है। तो क्या बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी कितना होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी बी। अब देखो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू गिवन है कितनी, 1/5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी गिवन है, 1/4। रख के सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 4/5। ओके, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा। टोटल मॉडल सेट आज का यहाँ कंप्लीट हो जाता है, झारखंड बोर्ड क्लास 12 का मॉडल सेट एमसीक्यू। बाकी जल्दी हम आपको इसका डिटेल सोल्यूशन कर देंगे आपके सब्जेक्टिव का भी। बाकी और भी सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री का भी जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगा। फिजिक्स का मैंने ऑलरेडी, जिन्होंने अब तक नहीं देखा है वो जाके फिजिक्स का चैनल का वीडियो देख सकते हो। बाकी आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, है ना। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, आप जहाँ पर भी हो वहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं।